क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है पॉइंट एट ए पॉइंट 5 मीटर एंड 4 मीटर ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट्स अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और पूछते हैं हमसे द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट एक्स एक्सिस। कॉन्सेप्ट से करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम देखें कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो आप कहेंगे जेड एक्सिस होगा इस डायरेक्शन में, मतलब ये हुआ एक्स वाई, मतलब इधर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड इधर की तरफ। अब यहां पर इनका कहना है कि कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5 और 4, 5 और 4, मतलब ये हुआ इतना 5 दे रखा है और ये इतना आपको 4 दे रखा है। ये है 5 और ये आपको दे रखा है 4, यानी इतना 4 दे रखा है। यहां पर जेड एक्सिस के अलावा, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलावा कोई भी फोर्स लग रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का। कहां से? जिस लाइन के अबाउट आप टॉर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं उस लाइन से। तो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। फोर्स का डायरेक्शन ये, यानी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया बच्चों। इसका मतलब हुआ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये हो गया 4 हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। तो सिंपल टॉर्क आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, 40 न्यूटन मीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं 22 में हमें कोई भी एक टावर दे रखा है और उस टावर का हाइट दिया है इन्होंने 39.2 मीटर। लेट दिस इज ए टावर और इसका हाइट है 39.2 मीटर। इनका कहना है कि इस टावर से दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किए जाते हैं हॉरिजॉन्टली। एक पार्टिकल जिसका मास 2 किलोग्राम है उसको 5 मीटर पर सेकंड से, एक पार्टिकल जिसका मास 2 किलोग्राम है उसको 5 मीटर पर सेकंड से, और एक पार्टिकल जिसका मास इन्होंने दिया है 3 किलोग्राम उसको 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड, और इसका मास है 3 kg। अब ये क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। The horizontal range of center of mass of the two particle। इन्होंने हमको दिया गया दो पार्टिकल जो किसी टावर जिसका हाइट 39.2 मीटर है उसके टॉप से टू अपोजिट वर्टिकली टू अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली थ्रो किए जाते हैं। एक पार्टिकल जिसका मास 2 kg है उसको 5 मीटर पर सेकंड से, जिसका मास 3 kg है उसको 10 मीटर पर सेकंड से। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हॉरिजॉन्टल रेंज तय करेगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप देख रहे हैं सब जो दोनों पार्टिकल एक ही लेवल से थ्रो किए जाते हैं, इस दोनों का जो सिस्टम है, यानी पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पर होगा इनिशियली। अब हम देख लेते हैं कि भाई जो पार्टिकल है उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना। तो आप देख ही रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास का आएगा। आप देख रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे 3 × 10 - 2 × 5 डिवाइडेड बाई 2 + 3 यानी 5। तो u आ जाएगा आपके पास 30 - 10 यानी 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकंड। और ऑब्वियसली 4 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की
वो इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये हुआ हम फाइंड आउट कर लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। रेंज बहुत आसान हो गया, रेंज तो आप निकाल ही सकते हैं। x इक्वल टू आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि 4 आया है मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ लाइट, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में बच्चों आप टाइम ऑफ लाइट जानते हैं क्या, स्क्वायर रूट 2h अपॉन जी। स्क्वायर रूट 2h है 39.2 और g 9.8, तो इससे हम 39.2 और 9.8 अगर हम इसको 39.2 से 9.8 को कट करें तो आपको मिलेगा 4 तो है ही है बाहर, ये आएगा 0.25 और ये ऊपर 2। अगर हम पॉइंट को हटाना चाहें तो आप देख रहे हैं कि ऊपर आ जाएगा आपके पास 100, यानी इससे कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू आपको मिलता है 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 4 2 या 8 रूट 2 मीटर। ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। बोला जा रहा है 8 रूट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 3 kg। तो सेंटर ऑफ मास 3 kg वाले मास की तरफ ही जा रहा था, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 23 में हमसे कहते हैं कि इन्होंने हमें एक रॉड दे रखा है जिसका वेट 40 न्यूटन है और उसका लेंथ 1 मीटर है। रॉड को यहाँ पर हिंज कर दिया गया है और अदर एंड एक स्ट्रिंग की हेल्प से जो कि मासलेस है इस तरीके से फिक्स कर दी गई, और बोला जा रहा है कि रॉड इज हॉरिजॉन्टल। बच्चों जब रॉड हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब यही तो हुआ कि ये रॉड अपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी होती है इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उन सभी का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉडी पर 2 फोर्सेस के कारण टॉर्क लगेगा, एक तो इसका अपना वेट और एक स्ट्रिंग में टेंशन T। तो हम क्या करें, वेट के कारण टॉर्क निकालें और टेंशन के कारण टॉर्क निकालें, ऑब्वियसली दोनों को इक्वल कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। दोनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी 0 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो मतलब ये हुआ, आप देख रहे हैं कि अगर हम हिंज के अबाउट टॉर्क निकालें तो हिंज के अबाउट जो हमारा 40 न्यूटन वेट है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस वन, यानी 0.5, 1 मीटर का हाफ 0.5। तो आप कहेंगे जो हमारा वेट है उसके कारण टॉर्क आएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 0.5, और ऑब्वियसली ये टेंशन के कारण जो टॉर्क होगा उसके इक्वल हो जाना चाहिए। टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन दिस वन, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया लाइन ऑफ एक्शन का 1 मीटर, तो T मल्टीप्लाई बाई 1 और सिंपल आंसर आपको मिला 20 न्यूटन। ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन में हमें इन्होंने एक रॉड दे रखा है इस तरीके से, और ये x इक्वल टू 0 है, एक एक्सिस दे रखा है, दूसरा x इक्वल टू 0.5 पर, और तीसरा ये x इक्वल टू 1 पर। रॉड का जो मास है बच्चों वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। रॉड के मास के बारे में इन्होंने कहा है कि दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो कुछ ऐसे दिया रखा है kx, x इक्वल टू 0 यहाँ दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम x इक्वल टू 0 से इधर चलेंगे जो रॉड का मास है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये इन्होंने 1 दिया है बच्चों, ये दिया है 1 और ये दिया है इन्होंने x इक्वल टू 2। समझे आगे?
तो रॉड का मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज इंक्रीजिंग व्हेन वी गो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। और ये एक्सिस को इन्होंने b कहा है, ये CD कहा है और ये EF। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए तो वो मैक्सिमम होगा। जानते हैं आप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस फैक्टर पर, इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे कि जब इस एक्सिस के अबाउट आप देखेंगे कि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मास इधर सबसे ज्यादा है। रीजन क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू kx, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस दैट इज AB। तो आपका जो आंसर दे रखा है इन्होंने वो 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 25 हमसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r हैविंग ए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इट्स डायमीटर h। और जो इन्होंने हमको बोला है कि हमारे पास कोई भी एक हॉलो स्फीयर है और उसका इनर रेडियस r और आउटर रेडियस 2r और मास दे रखा है इसका इन्होंने कैपिटल M। हम यहाँ पे ऐसा इसको कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है और उसका रेडियस 2r है। ध्यान से देखें, ये हमने मान लिया एक सॉलिड स्फीयर और इसका रेडियस 2r है और इसी सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कंसेंट्रिक सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r है वो हमने बाहर निकाल दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें गिवन है वो हमको मिल जाएगा। मतलब कहने का मीन्स ये हुआ, हमने अपने न्यूमेरिकल को कुछ ऐसा बना लिया कि वी आर गिविंग ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r एंड वी हैव कट आउट ए कंसेंट्रिक कैविटी ऑफ रेडियस r फ्रॉम द considered solid sphere and we have to find out the moment of inertia of the remaining structure about its diameter। हाँ, एक कंडीशन और इन्होंने दी है, जो मास है वो बच्चों आप ध्यान दीजिए, मास हमें r रेडियस से लेके 2r रेडियस तक लाई कर रहा है, ऐसा दिया गया है। यानी हम ऐसे कह रहे हैं कि मास जो हमारा लाई कर रहा है बच्चों वो यहां लाई कर रहा है और ये मास है m। तो अब देखिए हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होगा वो होगा m अपॉन 4/3 पाई 2r और ये r, 2r का क्यूब माइनस r का क्यूब, यहां आएगा 2r का क्यूब यानी 8r क्यूब माइनस r क्यूब, यानी ये आपको मिला m अपॉन 4/3 पाई 7r क्यूब। मान लिया जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर रहा होगा जिसका रेडियस 2r है उसका मास m1 और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और जो कैविटी हम बाहर निकाल रहे हैं उसका मास m2 मान लेते हैं और रेडियस तो r आपको दिया ही है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका I2 मान लेते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंसीडर्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ 2r रेडियस इज I1 और उसका मास m1 मान लेते हैं, और जो हमने कंसेंट्रिक कैविटी बाहर कर रहे हैं जिसका रेडियस r है उसका मास m2 मान लेते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लेते हैं। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग स्ट्रक्चर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये 2/5 m1
मल्टीप्लाइड बाई 2r का स्क्वायर, यानी ये 4r स्क्वायर माइनस जो कंसेंट्रिक कैविटी बाहर निकाला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 m2 और r स्क्वायर। आप यहां से देख रहे हैं बच्चों 2/5 r स्क्वायर कॉमन, 2/5 r स्क्वायर कॉमन, 2/5 r स्क्वायर कॉमन, यहां से बचा 4m1, m1 को अभी लिखेंगे। मास किसका, पूरे सॉलिड स्फीयर का जिसका रेडियस 2r है उसका मास यानी m1 आएगा। डेंसिटी यानी ये मल्टीप्लाइड बाई 2r रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम, यानी ये आएगा आपके पास, कहा जाए पहले एक अच्छा ऐसा ही करते हैं आसान कैलकुलेशन करने के लिए कि 4m1 को लिखेंगे रो और मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम, तो ये हमारे पास आएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब यानी 8r क्यूब माइनस m2 यानी रो और इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r क्यूब। आई आपको मिल जाएगा 2/5 r स्क्वायर, यहां से बच्चों हम 4/3 पाई r क्यूब कॉमन ले सकते हैं। 4/3 पाई r क्यूब कॉमन लिया, रो भी कॉमन लिया, रो की जगह हमने ये लगा दिए m/4/3 पाई 7r क्यूब। हमने क्या किया 4/3 पाई r क्यूब कॉमन लिया और रो कॉमन लिया, यहां से बचा 32 और यहां से बचा 1, तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा 31 और i हमें मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिए 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल, आप देख रहे हैं यहां हमको मिलता है एक तरीके से 31 2 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई 31 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी i मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आया आपके पास बच्चों 62/35 mr स्क्वायर। देखते हैं भाई कोई ऑप्शन, ओके नो ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहां लिख देता हूं मैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इधर लिख देते हैं ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन 26 कहते हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं उनमें क्या है सही। हम जानते हैं कि अर्थ का जो मास होता है वो मून के मास का लगभग 81 टाइम्स होता है, तो और सन और अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 3,84 किलोमीटर के होता है। तो हम ये कहते हैं ये हमारे पास अर्थ है और ये हमने कह दिया मून है। मास इसका अगर m है तो ये 81 m, यहां से निकालते हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसका r मान लेते हैं, r 0 हो जाएगा, तो हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा कितना 0 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइडेड बाई 81 m प्लस m, यानी ये आ गया आपके पास r/82, r/82। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो अर्थ का रेडियस है उससे कम आता है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बहुत कॉमन सेंस की बात हो गई कि जो अर्थ
और मून का सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एनीवेयर विद इन दी अर्थ, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर बच्चों ये थर्ड ऑप्शन शायद सेकेंड ऑप्शन की तरह दिखाया गया है, लेकिन उसे आप थर्ड ही माने। हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यहाँ थर्ड की जगह 2 लिख गया है, लेकिन वो थर्ड ही मानेंगे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 27 कहते हैं कि ए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिससे कि जो टॉर्क, जिससे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो हम क्या करें, टॉर्क निकालें, टॉर्क को 0 का इक्वल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉर्क जब 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो गिवन डाटा से हम क्या करते हैं, टॉर्क निकालते हैं, उसको 0 का इक्वल कर देते हैं। आप ध्यान दीजिए टॉर्क होता है R क्रॉस F, I J K। R आपको दिया गया है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप, यानी ये आएगा 2 माइनस 6 माइनस 12। और F आपको दिया गया ai कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, यानी a 3 और 6 0 के इक्वल कर दें। आप देख रहे हैं दिस वन, तो ये आएगा माइनस का 36 प्लस का 36 माइनस का j कैप, दिस कैंसिल, यानी 12 प्लस का 12a और प्लस का k कैप, दिस कैंसिल मीन्स 6 प्लस का 6a। 0 होने के लिए ऑब्वियसली सभी ब्रैकेट्स में व्हाट एवर वी आर हैविंग दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि चाहे आप इससे निकालें या इससे निकालें, 12 प्लस 12 is equal to 0, either 6 प्लस 6 is equal to 0। तो जब आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा a is equal to -1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट। 28 में कह रहे हैं ए थिक स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ पाई मीटर इज फिक्स्ड एट इट्स मिड पॉइंट एंड देन बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। The shift in its center of mass। बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि हमें दिया गया है कोई भी एक थिक वायर, इस थिक वायर का जो लेंथ दिया रखा है वो पाई मीटर, और फिर इसी थिक वायर को एक सर्किल का शेप दे दिया गया। तो ऑब्वियसली सर्किल का जब हम शेप देंगे तो लाइक दिस वन, यानी पहले सेंटर ऑफ मास जो था वो जो थिक वायर के मिड पॉइंट पर था, यानी ये हो गया। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो बोला जा रहा है कि कितना शिफ्ट हो गया। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ, अब यहाँ हो गया, यानी रेडियस के इक्वल सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको दिया रखा है एक तरीके से कहा जाए पाई, क्योंकि यही लेंथ सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई। पाई इक्वल टू 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, तो आर आप देख रहे हैं 0.5 मीटर, मतलब ये हुआ जो रेडियस निकल के आया 0.5 मीटर, दैट इज आल्सो ए शिफ्ट। देखते हैं भाई आंसर क्या है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट।